देखो बेटा, हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कैरी ऑन द टॉपिक बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वर्सलेस से, ठीक है। जो कौन से चैप्टर का, राइज ऑफ हिटलर या नाजिज्म, जो हमारा चैप्टर है 9th क्लास का, उसमें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे। भाई कौन थे नवंबर क्रिमिनल्स? देखो, आपने जर्मनी की उस टाइम की कंडीशंस को देखा कि जर्मनी में मैक्सिमम जो लोग थे वो वाइमर के या वाइमर रिपब्लिक के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हो गए थे। वो उसका अपोज कर रहे थे क्योंकि उनके दिल और दिमाग में क्या था बेटा कि जो हमारे जर्मनी की जो हरास और ह्यूमिलेटेड जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई है उसके ऊपर साइन अप किसने किया था? वाइमर रिपब्लिक ने किया था, ठीक है। इसलिए जो सारी जो जर्मनी की जो कंडीशन है एट प्रेजेंट, जो कंडीशन है पूरी दुनिया में उसकी जो उसका जो अपमान हो रहा है जर्मनी का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वाइमर रिपब्लिक। इसीलिए मैक्सिमम जो लोग थे जर्मन्स थे वो उसके अपोज में हो गए थे। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे। अब देखो, those who support the Weimar Republic mainly socialist, Catholics and Democrats। देखो, ये पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिया है। हालांकि अगर इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ से भी अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा, टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बाय द मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल इन जर्मनी द वाइमर रिपब्लिक वाज हेल्ड गिल्टी फॉर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। भाई मेजर जो सेक्शन था ना जर्मनी का, वो किस चीज़ के अगेंस्ट में थे? भाई वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे कि भाई इनकी वजह से, इन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पर साइन किया जिसकी वजह से हमें गिल्टी फील करनी पड़ रही है पूरे जर्मन पीपल्स को, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ? ऑन द कंट्रेरी देयर वर ए फ्यू हु प्रिवेंटेड फॉर साइनिंग, भाई साइन कर दिया था ना उन्होंने, दैट द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस लाइक सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। उसी उसके ही एवज में कुछ मैक्सिमम लोग तो उसके अगेंस्ट में थे, बट कुछ लोग थे जो उसके फेवर में खड़े हुए थे। वो कुछ लोग थे जो उसको प्रिवेंट कर रहे थे कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पर जो सिग्नेचर की है वो सही है। और वो कौन थे बेटा? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। ध्यान रहे बेटा, ये एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जो सपोर्ट करने वाले थे वो कौन थे बेटा, या किनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता है? नवंबर क्रिमिनल्स किनको बोला जाता है? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स। और हम ये अगर कह सकते हैं, यहाँ पहली वाली लाइन में मैंने बताया था, जो लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करने वालों में कौन थे बेटा? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। उन्हीं को ही यहाँ पर देखिए, दोज हु सपोर्ट द और प्रिवेंट द वाइमर रिपब्लिक मॉकिंगली नॉन कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। भाई मैक्सिमम लोग तो उसके अगेंस्ट में थे और जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, किसका? वाइमर रिपब्लिक का, उन्हीं को क्या बोला गया है बेटा? नवंबर क्रिमिनल। और सपोर्ट करने वाले लोग कौन कौन थे? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे। तो वो हो गए आपके नवंबर क्रिमिनल्स। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसमें, भाई वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की कंडीशन, यूरोप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। देखो, हम यहाँ देखते हैं कि भाई पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार इम्पैक्ट, पोस्ट मीन्स वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में यूरोप में क्या कंडीशंस हो गई थी, क्या इम्पैक्ट पड़ा था? क्या इम्पैक्ट पड़ा था बेटा? देखो देखो, ये तो आपको पता ही है भाई, बहुत बड़े बड़े लेवल पर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, भाई वॉर का इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही होता है ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की कंडीशन क्या हो गई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में, वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए ह्यूज इम्पैक्ट। ये लाइन तो कोई भी जो जिसने भी एक पेज भी नहीं उठाया वो भी लिख देगा, बहुत बहुत बड़े लेवल पर सोसाइटी और पॉलिटिकली वहाँ पर वहाँ की सोसाइटी और पॉलिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो हम लिख ही सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। वहाँ की सोसाइटी और पॉलिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट डाला था। सोल्जर्स वर प्लेस्ड, यहाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव द सिविलियन एज मीडिया ग्लोरीफाइड
ट्रेंच लाइफ, सोल्जर्स को सिविलियंस जो कॉमन पीपल्स थे उनसे बहुत ऊपर रख दिया था, क्योंकि उनका जो बहुत ज़्यादा महिमा मंडन था, गुणगान था, मीडिया में किया जा रहा था कि भाई सोल्जर्स ही हैं जिन्होंने यूरोप को वर्ल्ड वार फर्स्ट में बचाया है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या है, मैन नाउ वर स्ट्रेस्ड टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। वहाँ पर ये अब सोचा जाने लगा कि भाई लोग कैसे होने चाहिए, एग्रेसिव, गुस्सेल, स्ट्रॉन्ग और मसल्स पावर जिनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में सभी ने देख लिया था कि भाई वर्ल्ड किसी भी वार में अगर वो होता है जीतना है तो स्ट्रॉन्ग मैन पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ आगे क्या था, एग्रेसिव वार प्रोपगेंडा एंड नेशनल ऑनर। भाई वार प्रोपगेंडा, एग्रेसिव वार प्रोपगेंडा और नेशनल ऑनर को क्या कर दिया था बेटा, सेंटर मीन्स वहाँ की स्टेज पर भाई नेशनल लेवल का जो इश्यू था वो यही था कि वार प्रोपगेंडा होना चाहिए, नेशनल ऑनर, देश मान सम्मान को वहाँ पर क्या मिल गया था बेटा, सेंटर में स्टेज मिल गई थी। मीन्स जो मेन जो वहाँ का इशू था वो यही बन गया था, नेशनल ऑनर और वार प्रोपगेंडा नेशनल इशू बन गया था अब यूरोपियन कंट्रीज़ का। ठीक है, पॉपुलर स्पोर्ट ग्रू दी पॉपुलर यह है कि पॉपुलर स्पोर्ट ग्रू फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। वहाँ पर पॉपुलर स्पोर्ट था वो किसको मिलने लग गया था, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स को मिलने लग गया था, जो पुराने जो विचारधाराएं थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलने लग गया था। ठीक है, तो ये यूरोप की कंडीशन बताई है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में। उसके बाद में है कि दावेस प्लान क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है कि दावेस प्लान क्या है। ठीक है, या इसके बाद में भाई यूएसए ने किस तरीके से भाई जो हाइपर इन्फ्लेशन वाली कंडीशन थी जर्मनी की, उस कंडीशन से किस तरह से निकलने में हेल्प की थी यूएसए ने जर्मनी की। ठीक है, तो ये या हाइपर इन्फ्लेशन की के इम्पैक्ट काजिज क्या है। देखो, अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई हाइपर इन्फ्लेशन के काजिज क्या क्या है, कारण क्या क्या है, या दावेस प्लान जो के टाइम पर जो सिचुएशन आई थी वो क्यों आई थी, उसकी वजह क्या थी, जो जैसी भी सिचुएशन थी वो क्यों आई। अब आप सभी को पता है भाई जर्मनी की कंडीशन वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी बुरी थी और वर्ल्ड वार सेकंड में भी बुरी थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट तो इवन इतना था उस टाइम, तो जर्मनी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी, वॉर लड़ा था, वो लोन लेके लड़ा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, जर्मनी हैड फोर्ट द वॉर ऑन लोन्स। किसके ऊपर, किसके बेस पर लड़ाई लड़ी थी उसने, लोन लेके। मोर एवर दे हैड टू पे वॉर रिपरेशंस इन गोल्ड। और उसने क्या कंडीशन रखी थी कि भाई जो लोन मैंने लिया है वो मैं किसकी एवज में रिटर्न करूंगा, गोल्ड में। भाई गोल्ड में करेगा क्योंकि वहाँ उस टाइम जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, मैंने लिखी होगी कहीं, लिखी होगी, कोई बात नहीं है तो याद आ जाएगा, आप लिख सकते हो मार्क, MARK, मार्क वाज द जर्मन करेंसी एट दैट टाइम। ठीक है, तो मार्क की वैल्यू नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया था कि भाई गोल्ड में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दिस लीड टू द डेप्लेशन ऑफ द गोल्ड रिजर्व। अब गोल्ड रिटर्न कर रहा है, गोल्ड रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो गया बेटा, गोल्ड का जो खजाना था वो उसका खाली हो गया, बिल्कुल खाली होना ही था। इन दी 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे दी वार। अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट्स टू दी फ्रांस, ड्यू टू दिस फ्रांस सीज्ड द जर्मन इंडस्ट्रियल एरिया रूल टू द क्लेम ऑफ देयर कोल। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया फ्रांस को कि भैया मैं तेरे को पैसे वैसे नहीं दूंगा। ठीक है, और उसके भाई उसने लोन ले रखा था तो कुछ दिन तक तो उसने सोना दिया, फिर सोने के खजाने खाली हो गए, तो 1923 में आके उसने जर्मनी ने फ्रांस को ये बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा तुझे कुछ भी। अब उसी के एवज में 1900, ध्यान रखना ये याद कर लेना, 1923 में रूर का जो एरिया था इंडस्ट्रियल एरिया था, मेन रिसोर्स में रिच एरिया था, कोल बहुत ज़्यादा था, तो वो एरिया जर्मनी ने फ्रांस ने जर्मनी से ले लिया था। देखो ये कंडीशन क्या हुई थी, मान लो तुम में से एक बच्चा है, किसी दूसरे बच्चे से 10 रुपये ले ले कि भाई वो देना रे यार 10 रुपये दे दे, एक समोसा खा के आऊँगा, दे दिया। ठीक है,
अब उस बच्चे को आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 2 महीना 4 महीने तक आपने उस बच्चे से मांगा, ओ भाई मेरे 10 रुपये दे दे, ओ भैया प्लीज़ मेरे 10 रुपये दे दे। अब वो 5 बार मना करेगा आपको, 6 बार मना करेगा, 10 बार मना करेगा, फिर क्या करेगा आप, वो लास्ट में आप एक दिन बोलो यार भाई मुझे भी गुस्सा आता है, बार बार शर्म भी आती है, 10-10 रुपये मांगता हूँ, भाई दे दे यार तू मेरे रुपये आज। तो वो क्या करेगा आपको गुस्सा, ओ भाई मेरे पास नहीं है मैं नहीं दूंगा, ठेंगा दिखा ले ले अब तू, कहाँ से लेगा उससे 10 रुपये। तो यही कंडीशन किसने की, जर्मनी ने। पहले तो लोन ले लिया, फिर उसके एवज में बोला भाई मैं मेरा सारा सोने में दे दूंगा तुझे वापस, फिर सोना दे दिया, फिर सोने के खजाने खाली हो गए। तो 1923 में उसने क्या किया, फ्रांस को मना कर दिया कि भाई मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं देने वाला तुझे पैसे वैसे। तो उसका जो रूर वाला एरिया था वो 1923 में फ्रांस ने ले लिया था जर्मनी से। ध्यान रहे जब हिटलर आएगा, जो एक्चुअल जो हीरो है वहाँ का, वो आएगा धाए 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 करते हुए, और वो क्या करेगा, रूर को 1936 में 1936 में रीऑक्यूपाइड करता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, उसी में क्या होता है, बच्चे को छोड़ने वाले तो है नहीं, उसने उसका 10 रुपये नहीं दिए होंगे, तो क्या किया होगा उसने, कुछ और उसके बैग से उठा लिया होगा, चुरा लिया होगा। ऐसे कंडीशन नहीं करनी चाहिए, पर भाई देखो अपनी चीज़ें छोड़नी भी नहीं चाहिए, है ना। चलो देखो बेटा, अब क्या है यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, इट अनरेज्ड द जर्मन हु इन रिस्पॉन्स स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिव रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टार्ट हो गया। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, जर्मनी में जैसे पैसिव रेजिस्टेंस नहीं होता, जैसे आप छोटे बच्चे घर में करते हो, आप 9th-10th वाले बच्चे हो, बस इतना ही आपका लेवल है। जैसे मम्मी ने किसी दिन आप पर गुस्सा कर दिया, जैसे किसी वजह से आप मम्मी के पास, मम्मी के बगल में बैठे हो, मम्मी को गुस्सा आ गया और आपने कुछ गलत कर दिया, मम्मी ने 2 लगा दिए चांटे खींच के कान पर। तो पैसिव रेजिस्टेंस फिर क्या होता है उसका, पैसिवली रिस्पॉन्स क्या देते हो, मम्मी बोलेगी बेटा खाना, आज मुझे भूख नहीं है मैं नहीं खाने वाला, तो वो क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस है कि आज मैं नहीं खाने वाला। आप थोड़े सहनसा बन जाते हो, हालांकि वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद में चोरी छिप के खा लेते हो कि मम्मा सो गई, घर से बाहर गई, छुप छुपा के और खा लिया। बाकी पैसिव रेजिस्टेंस होता है, ये एक्टिव नहीं किया। जर्मनी की कंडीशन उस टाइम एक्टिवली उसको रिस्पॉन्स देने की कोई कंडीशन ही नहीं थी, ठीक है। पर उसने क्या किया, घर में दादा दादी भाई बहन सारे लगे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, धाए 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 करेंसी छाप दी वहाँ की। बेटा ये हाँ ये लिख रखा ना मैंने मार्क, देखो मार्क, तो वहाँ की जो वो करेंसी छापने लगे। भाई वहाँ देखो हम कंडीशन एक एक पढ़ते चलते हैं। यहाँ कंडीशन क्या थी बेटा, पहले उसने लोन पे युद्ध लड़ा, फिर उसके पास ने उसने गोल्ड से पैसा वापस करना सोचा, गोल्ड के खजाने खाली हो गए। 1923 में उसने फ्रांस को बिल्कुल मना कर दिया, तो मना किया तो उसने रूर वाला एरिया ले लिया। एक एक पॉइंट से पॉइंट पढ़ते चले जाओ। अब उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। अब क्या हो गया था वहाँ पर, उन्होंने पेपर करेंसी को धाए 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 पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इतनी पेपर करेंसी पब्लिश कर दी, तो ये तो मेरे घर का ही काम है, मैं बहुत सारी पब्लिश कर देता हूँ। हालांकि उसको ये नहीं पता था जब कोई जो ऐसी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाए तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू नहीं रह जाएगी। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मान लो कि तुम एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, लैम्बोर्गिनी, मान लिया तुम एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदने जा रहे हो और 4-5 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो, क्योंकि 2-2 करोड़ रुपए के नोट छपने लग गए थे वहाँ पर, ये मार्क था एक 2-2 करोड़ के। अब 20-20 40-40 100-100 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो और जाके कह रहे हो कि भाई गाड़ी दे दे। बोले भाई गाड़ी, अच्छा लैम्बोर्गिनी चाहिए, बोले भाई कितने की आएगी, बोले भाई ये तो पता नहीं 2-4 हज़ार करोड़ रुपए की आएगी। अरे भाई गाड़ी नहीं है, करोड़ इतने ज़्यादा मार्क तो मेरे से ही ले जा तू। खाने की चीज़ें नहीं, गेहूँ लेने जाओ तो कोई फार्मर्स ने गेहूँ खाना छोड़ दिया, प्रोडक्शन होना छोड़ दिया, क्योंकि सभी के पास में करेंसी धाए 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 करेंसी। अब इतनी सारी करेंसी थी, सभी के पास करेंसी हो गई, किसी ने भी काम करना वहाँ पर उचित नहीं समझा। मार्केट का एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो जिस दिन हम मार्केट में जाते हैं, हर रेडी पे देखो सब्जी लेने जाते हैं, हर रेडी पे अगर आपको टमाटर मिलेंगे तो टमाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी। टमाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर किसी दिन जाओगे किसी रेडी पर 2-4 किलो टमाटर मिलेंगे, बस सिर्फ एक ही रेडी पर रखे हैं, तो उससे पूछोगे भाई टमाटर, तो बोलेगा भाई साहब 100 रुपये किलो। हम तो चुपचाप बोलते नहीं हमारे तो रखे हैं घर में, हम बोल के चुपचाप आ जाते हैं।
ठीक है। तो करेंसी अगर बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट में तो उसकी वैल्यू डाउन होगी। आपके घर में देख लीजिए, कोई चीज़ें बहुत एक्सेस में पड़ी हुई है, हम सारे यहाँ से एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर ऑक्यूपेशन है, ऐसी फैमिली से इसी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो गेहूँ अनाज जो भी हमारे घर में होता है हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाकी घर में जाकर कोई चीज़ नहीं है तो उसकी वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से जर्मनी की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि करेंसी, घर में एक छोटा बच्चा है वो भी करेंसी छाप रहा है, बड़ा है वो भी, मम्मी भी, पापा भी, दादा भी, दादी भी, सब भी धाए 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 वही काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक्वस सर्कुलेशन ऑफ द प्रिंटिंग मनी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी। एक्सेस में जो प्रिंटिंग वहाँ की हो गई थी उसकी वजह से जर्मन करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, जो मार्क मार्क वहाँ की करेंसी, बेटा ध्यान रखना, मार्क की जो वैल्यू थी वो डाउन चली गई, और प्राइसेस जैसे उसकी डाउन गई तो प्राइसेस ऑफ गुड्स स्कोर्ड, प्राइसेस अप हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, बेटा ये कंडीशन मैंने लिख दी है, हालांकि ये इकोनॉमिक्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। इस पॉइंट को आप हिस्ट्री में तो याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप ऐड कर सकते हो। व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज फिनोमिनली हाई, दिस सिचुएशन केम टू बी नो हाइपर इन्फ्लेशन। जब किसी भी सामान का जो वैल्यू है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम पढ़ रहे थे बेटा दावेस प्लान। कंडीशन देखो जर्मनी की कैसी होगी, वहाँ पर लोगों के पास में पैसा नहीं था, गोल्ड भी दे दिया, फिर उसके बाद में गोल्ड भी उनका ख़त्म हो गया, उसने मना कर दिया, रूल वाला एरिया ले लिया, जर्मनी में बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी पब्लिश कर दी। उस करेंसी की वजह से क्या हो गया, जर्मन करेंसी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई, उसकी वैल्यू डाउन हो गई और उसके प्राइसेस बढ़ गए। ऐसी कंडीशन में अमेरिका इंटरवेन द बेल जर्मनी, बेल आउट करवाने की कोशिश, बेल आउट का मतलब होता है सिचुएशन से बाहर निकालना, और अमेरिका ने मध्यस्थता की, बीच में आया कि जर्मनी को इस कंडीशन से बाहर निकालने की। क्राइसिस बाय द इंट्रोड्यूस द दावेस प्लान, ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है कि दावेस प्लान के तहत अमेरिका ने जर्मनी को उसकी जो कंडीशन थी उससे बाहर निकालने की कोशिश की। तो दावेस प्लान क्या है बेटा, अमेरिका प्लान टू टेक आउट जर्मनी, अमेरिकन प्लान थी जो जर्मनी को इकोनॉमिकली उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। दी रीवर्कड द टर्म रिप्रेशंस एंड ईज्ड द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी, इसकी वजह से जर्मनी को उसने कुछ लोन दे दिया, कुछ उधार दे दिया, जिसकी वजह से जर्मनी ने अपनी कंडीशंस को, इकोनॉमिक जिस सिचुएशन में था वहाँ से बाहर निकलने में कामयाबी मिली। यहाँ बेटा जैसे हम हाइपर इन्फ्लेशन की अगर वो एक्चुअल में अगर कंडीशन समझते हैं तो यहाँ आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक तरफ देखना, इधर साइड में, कि एक आदमी, एक वो है, वो मार्केट में जाना है उसको, ब्रेड खरीदनी है, तो ब्रेड खरीदने के लिए वो सामान, पैसे किस में लेके जाता है, घोड़ा गाड़ी बना के, और घोड़े गाड़ी में भर के सामान पैसा लेके जाता है, और फिर उसके बाद में खाने का ब्रेड का पैकेट लेके आता है। ऐसी कंडीशन हो गई थी वहाँ पर, जहाँ देखो वहीं पैसे 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 पड़े, पर खाने पीने की चीज़ें उस टाइम कम हो गई थी। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भाई सामान की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है बेटा। अब ये चैप्टर आपका, सॉरी ये चैप्टर तो स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर को अभी मैं 2-3 दिन में मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी, बाकी बुक में से ज़रूर रीड आउट कर लेना बेटा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ में दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।